नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज प्रस्तुत हूँ मैं आपके सामने व्याकरण का एक बहुत मुख्य विषय लेकर, जिसका नाम है समास। तो समास किसे कहते हैं? समास शब्द निर्माण की एक मुख्य प्रक्रिया है। समास में पदों को संक्षिप्त करके, छोटा करके नए शब्द बनाए जाते हैं और इसके द्वारा बने नए पद को समस्त पद या सामसिक पद कहा जाता है। यदि बात करें हम इसकी परिभाषा की, दो या दो से अधिक शब्दों अथवा वाक्यांशों को संक्षिप्त करके उनसे एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाना जो एक नया अर्थ प्रकट करे, उसे समास, समस्त पद या सामसिक पद कहा जाता है। समास करने के पश्चात जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद या सामसिक पद कहते हैं। इस नए शब्द में स्पष्ट रूप से दो शब्द जुड़े दिखते हैं। स्पष्ट रूप से दिखने वाले इन शब्दों को पद कहते हैं। ठीक है, जब वर्णों का सार्थक समूह स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जब किसी भी शब्द को स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है, जब तक वो किसी वाक्य का अंग नहीं होता तब तक तो वो शब्द होता है, परंतु जब वो किसी वाक्य का या किसी शब्द का एक अंश बन जाता है तो उसे पद कहा जाता है। इनमें पहले वाले शब्द को पूर्व पद और बाद वाले शब्द को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, तो अभी जाना आपने कि समास किसे कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं समास की, तो समास को कई भेदों के में बांटा गया है, जैसे अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आगे जानेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हुए सामसिक पद यानी समस्त पद या समास, इनके बारे में आप जान चुके हैं कि समास के नियमों से निर्मित शब्द सामसिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहा जाता है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह गायब हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, रसोई के लिए घर, इसका समस्त पद या समास क्या बनेगा? रसोई घर। हाथ के लिए कड़ी, ठीक है, इसका समस्त पद क्या बनेगा? हथकड़ी। नील और कमल, नील कमल। राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो आप इसमें देख रहे हैं इन उदाहरणों में, जैसे जब हमने इनको समझाकर अर्थ के साथ बताया गया तो के लिए और का बीच में आ रहा है, लेकिन जब इसको समस्त पद या समास बना दिया गया तो ये जो शब्द थे जिन्हें विभक्ति चिन्ह कहा जाता है, ये गायब हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक शब्द जो समास से जुड़ा हुआ है, जिसे कहते हैं समास विग्रह। ठीक है, समास समस्त पद या सामसिक शब्द को तोड़कर जब हम उसका अर्थ समझाते हैं तो उसी को समास विग्रह कहा जाता है। तो देखिए, समास विग्रह को हम जरा और अच्छी तरह से जान लें। परस्पर मिली किन्हीं दो वस्तुओं को या दो शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहा जाता है। अब हम व्याकरण में बात करें तो समास करने के पश्चात समस्त पद के रूप से जुड़े हुए पदों को अलग करके उन्हें समास से पूर्व की स्थिति में रख देने को समास विग्रह कहा जाता है। या और साधारण शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो सामसिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहा जाता है। जब हम समस्त पद या समास किए हुए शब्द को समझाकर उसका अर्थ प्रकट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसे समास विग्रह कहा जाता है। जैसे हमारा समस्त पद है माता पिता, इसका समास विग्रह क्या बन जाएगा? माता और पिता। ऐसे ही राजपुत्र समस्त पद है या समास है, तो इसका समास विग्रह क्या बन जाएगा? राजा का पुत्र। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हम समस्त पद बनाते हैं या सामसिक पद या समास बनाते हैं तो उसमें कम से कम दो शब्द या दो पद आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो उन दो पदों में पहला पद जो होता है उसे पूर्व पद कहा जाता है और जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहा जाता है। ठीक है, समास रचना में दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए,
पूजा घर, ये क्या है? ये समस्त पद है। जब हम इसको तोड़ेंगे, इसका अर्थ समझाएंगे तो क्या होगा? पूजा प्लस घर, यानी पूजा के लिए घर। जब पूजा के लिए घर लिखा जाएगा तो इसे कहेंगे समास विग्रह। पूजा क्या होगा? पूर्व पद और घर होगा उत्तर पद। ठीक, ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखें, राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, तो राजा इसमें क्या है? पूर्व पद, और पुत्र क्या है? इसमें उत्तर पद, और राजा का पुत्र समास विग्रह है। ठीक है, इसके बाद आपने पिछली कक्षाओं में संधि भी पढ़ी है। बात आती है कि समास और संधि में क्या अंतर है? क्या दोनों एक हैं? क्योंकि संधि में भी आपने देखा होगा कि हम दो शब्दों को जोड़ देते हैं, और समास में भी दो शब्दों को जोड़ देते हैं, तो वो सेम ही हुए? नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर है। देखिए, संधि में क्या होता था? संधि में दो शब्दों को हम लेते थे, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण। संधि में वर्णों का मेल होने पर जो परिवर्तन आता था उसे संधि कहा जाता था। ठीक है, संधि में क्या होता था कि वर्णों का मेल होकर जो परिवर्तन आता था, और समास में क्या होता है? शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है। तो बहुत मामूली सा अंतर है, और यही अंतर बहुत बड़ा भी है। ठीक है, बस कुछ शब्दों में आप समझ लीजिए कि संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है या पदों का मेल होता है। यही अंतर है समास और संधि में। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं समास के भेदों की तरफ। अभी आपको ये समझ में आ गया कि समास, समस्त पद, सामसिक पद, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। किसे कहा जाता है? जब दो अलग अलग, दो या दो से अधिक अलग अलग पदों या शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाया जाता है, उसे समस्त पद, सामसिक पद या समास कहा जाता है। और इनको तोड़कर इनका अर्थ समझाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समास विग्रह कहा जाता है। और एक और चीज़ हमने पढ़ी कि समास और संधि में क्या अंतर होता है? समास में शब्दों या पदों का मेल होता है और संधि में वर्णों का मेल होता है। अब इसके बाद आ जाता है समास के भेद। ठीक है, देखिए, समास के मुख्यतः 6 भेद माने जाते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब हम एक एक करके इन सभी भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे कि इनकी पहचान कैसे होती है और इनको किस तरह से पहचाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला भेद है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? जैसे कि आप इसके शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है, अव्ययी, तो यानी कि इसमें अव्यय शब्द जुड़े हुए होते हैं। अव्यय शब्द क्या होते हैं? जो लिंग वचन कारक के बदलने से जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उन शब्दों को अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो अव्यय भाव समास में जो समस्त पद होते हैं, यानी जो शब्द होता है समास या समस्त पद वाला, उसमें प्रथम पद जो होता है वो अव्यय होता है। ठीक है, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है और वह प्राय अव्यय होता है, उसी को अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, इसमें पूर्व पद यानी पहला पद जो होता है वो प्रधान माना जाता है। आपको हर समास में ये पता होना चाहिए कि कौन सा दोनों में से कौन सा पद कौन से समास में प्रधान माना जाता है। प्रधान मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाला। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद ही प्रधान माना जाता है और अक्सर प्रथम पद अव्यय ही होता है, और इसी वजह से इसका नाम अव्ययी भाव समास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास में जहाँ पर पूर्व पद अव्यय नहीं होता, वहाँ पर द्वितीय पद अव्यय होता है। ठीक है, अधिकतर तो प्रथम पद ही अव्यय होता है, परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं कि प्रथम पद ना होकर द्वितीय पद अव्यय होता है। समास करने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है और क्रिया विशेषण की भांति प्रयुक्त होता है। ठीक, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्ययी, जैसे आपने कई शब्द सुने होंगे, जैसे यथा, प्रति वाले शब्द होते हैं, वो सारे कौन से होते हैं? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। और अक्सर इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा, यावत आदि उपसर्ग शब्द का बोध होता है। तो उपसर्ग शब्द इसके आगे जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश
या वे अविकारी शब्द जो किसी भी मूल शब्द के आगे लगकर अपना नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें अव्ययीभाव समास में पहला पद उपसर्ग होता है। ठीक है, अव्यय तो होता ही है क्योंकि सारे उपसर्ग जो होते हैं वो अव्यय शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। ठीक, तो इसमें पहला पद उपसर्ग होता है और अव्यय जो शब्द होता है इसमें वही प्रधान माना जाता है। अक्सर पूर्व पद ही प्रधान होता है क्योंकि पूर्व पद ही अक्सर अव्यय होता है। ठीक है, तो ये था आपका अव्ययीभाव समास को समझना किस प्रकार है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखिए, यथाशक्ति, इसका समास विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। आजन्म, जन्म से लेकर। देखिए इसमें आजन्म, प्रति, यथा, ये सब क्या है? ये उपसर्ग लगे हुए हैं। आप उस सेंस में भी अगर समझें कि जिसके आगे उपसर्ग लगा हो वो अव्ययीभाव समास है, तो उस तरीके से भी ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहे हैं और ये अव्ययी भी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे घर घर, प्रत्येक घर, रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, इस तरह के शब्द भी अव्ययीभाव समास के अंदर आते हैं। आमरण में आ उपसर्ग है, अव्ययीभाव समास। तो इनके साथ, इन उदाहरणों के साथ देख रहे हैं आप कि समास विग्रह भी दिया गया है। जब आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहाँ पर शब्द देकर उसका समास भेद भी पूछा जाता है और शब्द देकर उसका समास विग्रह करके उसका समास भेद लिखने के लिए भी पूछा जाता है। तो जो भी समस्त पद है उसका समास विग्रह कैसे होगा ये भी आपको पता होना चाहिए और उसका समास के सभी भेद समझने के बाद शब्द पढ़कर आपको उसका समास का भेद पहचानना भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण हैं जो कि अव्ययीभाव समास के दिए हुए हैं। अभूतपूर्व, जिसका विग्रह है जो पहले नहीं हुआ। निर्भय, बिना भय के। अनुकूल, मन के अनुसार। भरपेट, पेट भरकर। बेशक, शक के बिना। खूबसूरत, अच्छी सूरत वाली। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो अव्ययीभाव के उदाहरण माने जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ आपको अव्ययीभाव समास को समझना, उसके उदाहरणों के साथ उनका विग्रह करना समझ में आया होगा। तो अगला हमारा समास का भेद है तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि समास के हर भेद में आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा पद प्रधान है। ठीक है, अव्ययीभाव समास में आपने जाना कि पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान माना जाता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान माना जाता है, यानी जो दूसरा पद होता है उसे प्रधान माना जाता है और पूर्व पद गौण होता है। गौण मतलब कम इम्पोर्टेंस वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूर्व यानी पहला पद है जो तत्पुरुष समास में वो कम इम्पोर्टेंस वाला यानी गौण होता है और दूसरा पद जो उत्तर पद है उसे प्रधान माना जाता है। ठीक है, यह कारक से जुड़ा समास है। कारक चिन्ह आप सबने पिछली कक्षाओं में किए होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए। ठीक है, ये 8 प्रकार के कारक हैं। इनके जो चिन्ह हैं वो आपको याद होने चाहिए क्योंकि तत्पुरुष समास कारक चिन्हों से जुड़ा हुआ है। आपको तत्पुरुष समास समझने के लिए कारक चिन्ह अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। उसी के आधार पर आप पहचान पाएंगे कि उसमें तत्पुरुष समास है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि तत्पुरुष समास जो है वो कारक से ही जुड़ा हुआ समास है। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है। इसे बनाने में 2 पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात कि तत्पुरुष समास में जब हम समस्त पद लिखते हैं यानी समास शब्द लिखते हैं तो उसमें कारक चिन्ह गायब हो जाते हैं, लेकिन जब हम उसका समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह करते समय वो कारक चिन्ह सामने आ जाते हैं। ठीक है, जैसे राज घोड़ी, इसका समास विग्रह क्या होगा? राजा की घोड़ी। ठीक है, तो की आ गया। तो अब आप देखेंगे कि कारक के जो 8 प्रकार के कारक हैं, किस कारक का चिन्ह की है? संबंध का के की, तो यानी कौन सा होगा? संबंध तत्पुरुष समास। आपको ये देखना है जो शब्द दिया गया है उसका विग्रह कर कर कि कौन से कारक का चिन्ह सामने आ रहा है। ठीक है, जैसे घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, इसमें क्या आ रहा है? जब आप समास विग्रह कर रहे हैं तो जो कारक चिन्ह निकल कर आ रहा है वो कारक चिन्ह कौन से कारक का है ये आपको पहले पता करना है। अगर वो किसी भी कारक का चिन्ह है तो आपको ये तो पहले ही श्योर हो जाएगा कि वो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में कौन सा भेद है? तो वो आप कौन सा कारक चिन्ह है
तो जैसे की आ रहा है तो संबंध का में की आता है, तो यानी संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऐसे ही अगर के लिए आ रहा है तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। से या के द्वारा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, तो करण तत्पुरुष हो जाएगा। ये जब आप दिए गए शब्द का समास विग्रह करते हैं तब आपको ये क्लियर हो जाता है कि उसमें इसका तत्पुरुष समास का कौन सा भेद आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, इस समास में साधारणतः प्रथम पद विश्लेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। द्वितीय पद अर्थात बाद वाले पद के विशेष्य होने के कारण इस समास में उसकी प्रधानता रहती है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में द्वितीय पद यानी कि उत्तर पद प्रधान माना जाता है, प्रथम पद गौड़ माना जाता है। और इसमें समस्त पद बनाने में यानी कि समास पद लिखने में कारक चिन्हों का लोप होता है और समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह सामने आ जाते हैं। ठीक है, इसके कुछ भेद हैं जिनको हम समझते हैं। पहले कुछ उदाहरण देख लीजिए। धर्म का ग्रंथ, तो का आ रहा है तो इसका समास समस्त पद बन जाएगा धर्म ग्रंथ। राजा का कुमार, राजकुमार। तुलसीदास कृत, तुलसी द्वारा कृत। आप इसमें देख रहे हैं तीनों ही उदाहरण में कारक चिन्ह आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी जहाँ पर भी विग्रह करते समय कारक चिन्ह आएंगे वो तत्पुरुष समास का उदाहरण माना जाएगा। तो इसके कुछ भेद हैं तत्पुरुष समास के, जो कि कारक के भेदों पर ही निर्भर हैं। इसमें कर्ता तत्पुरुष नहीं होता, कर्ता कारक नहीं आता है, कर्म से शुरू होता है। पहला होता है कर्म तत्पुरुष, यानी इसमें क्या होता है, दो पदों के बीच में कर्म कारक छिपा हुआ होता है। कर्म कारक का चिन्ह कौन सा होता है, को। तो को कर्म कारक की विभक्ति भी कहा जाता है, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, को के लोप से यह समास बनता है। जैसे ग्रंथकार यानी ग्रंथ को लिखने वाला, को आ रहा है तो को कर्म का कारक चिन्ह है, इसलिए कर्म तत्पुरुष। अगला होता है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में जहाँ पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है, इसमें दो पदों के बीच करण कारक छिपा होता है। करण कारक के कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, से और के द्वारा या द्वारा। ठीक है, इनमें से अगर विग्रह करते समय इनमें से कोई कारक चिन्ह सामने आता है तो वहाँ पर करण तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण देखें, वाल्मीकि रचित, यानी इसका विग्रह क्या होगा, वाल्मीकि के द्वारा रचित। के द्वारा करण कारक का चिन्ह है, इसीलिए ये करण तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान के कारक चिन्ह कौन से होते हैं, के लिए और को। ठीक है, इसमें को तब आता है जब दान करने का भाव उसमें प्रकट हो रहा हो, क्योंकि को कारक चिन्ह कर्म का भी होता है और संप्रदान का भी होता है। लेकिन पता कैसे चलता है, जब जो शब्द लिखा गया है उसमें दान करने का भाव प्रकट होता है, तब अगर को का प्रयोग है तो वो संप्रदान कारक वाला को होगा। और दान करने का भाव नहीं है, साधारण रूप में कर्म किया जा रहा है तो को का प्रयोग है तो वो कर्म कारक वाला को होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे उदाहरण सत्याग्रह, तो इसका विग्रह होगा सत्य के लिए आग्रह। के लिए केवल संप्रदान तत्पुरुष का कारक चिन्ह है, इसीलिए ये संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। अगला है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष के कारक चिन्ह कौन कौन से हैं, से, जिससे अलग होने का भाव हो, क्योंकि से करण कारक में भी आता है और अपादान में भी आता है। तो अब पता कैसे चलता है, जहाँ पर से का प्रयोग किसी चीज़ से अलग होने का भाव प्रकट करता है वहाँ पर अपादान तत्पुरुष होगा। उदाहरण देखें, पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, यानी पथ से अलग हो जाना, अलग होने का भाव हो रहा है, तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष होगा। अगला भेद है तत्पुरुष समास का संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष के कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, का, के, की। तो अगर आपका जो भी समस्त पद दिया गया है उसका विग्रह करते समय का, के, की इनमें से कोई भी विभक्ति चिन्ह सामने आता है तो वो संबंध तत्पुरुष समास होगा। ठीक, अगला है तत्पुरुष का अंतिम भेद अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में इसमें दो पदों के बीच अधिकरण कारक छिपा होता है। ठीक है, कैसे, अधिकरण के कारक चिन्ह कौन कौन से हैं, में और पर। जब आप किसी भी समस्त पद का विग्रह करेंगे और में या फिर पर, इन दोनों में से कोई भी विभक्ति चिन्ह अगर सामने आता है तो वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। जैसे उदाहरण देखें, जल समाधि, इसका विग्रह होगा जल में समाधि। तो में इसमें कारक चिन्ह आ रहा है तो ये अधिकरण तत्पुरुष होगा। तो ये आपके मैंने तत्पुरुष
तत्पुरुष के सभी भेद समझा दिए हैं, जो कि कारक चिन्हों के ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर है। अगर आपको कारक के सारे चिन्ह याद हैं, नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि समास करने के लिए आपको कारक चिन्ह याद होने बहुत ज़रूरी हैं। और आगे भी कई ऐसे व्याकरण के विषय हैं जिसमें आपको कारक चिन्हों का याद होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरा विषय ही आप नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है आप पहले ही उसको अच्छे से रट लें, ताकि आपको आगे कहीं दिक्कत ना आए। तो ये सभी भेद कारक चिन्हों के ऊपर निर्भर हैं, जो कि तत्पुरुष समास से जुड़े हुए हैं। तत्पुरुष समास कारक चिन्हों से जुड़ा हुआ है। अगर आपको कारक चिन्ह याद हैं तो आपको तत्पुरुष समास को पहचानने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास के एक और प्रकार है नंज तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, इसमें पहला पद निषेधात्मक होता है और उसे नंज तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि किसी चीज़ को न कर सकने की नकारात्मक शब्द होता है। ठीक है, जैसे असभ्य, इसका समास विग्रह क्या होगा, न सभ्य। अनादि न आदि। असंभव न संभव। अनंत न अंत। यानी जिसके विग्रह करने में शुरुआत में न लग जाता है, यानी किसी भी कार्य को कर सकने की असमर्थता प्रकट की जाती है, वहाँ पर नंज तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, ये भी तत्पुरुष समास का ही एक प्रकार माना जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला हमारा समास का भेद है कर्मधारय समास। ठीक, कर्मधारय समास को हम शुरू करेंगे अगली वीडियो में। अभी इस वीडियो में आपने ये जाना कि समास किसे कहते हैं, समास का विग्रह कैसे होता है, और समास और संधि में क्या अंतर है, समास के कितने भेद हैं, उनके नाम क्या हैं, और आपने अव्ययी भाव समास व तत्पुरुष समास को विस्तार पूर्वक जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और आगे के भेदों के बारे में